केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये खबर आपने देखी। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में है। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से ज्यादा ये कैंपस अपनी दीवारों पर लिखे नारों और देर रात होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए अब चर्चा में है। ताजा मामले में एक बार फिर छात्र राजनीति और राष्ट्रवाद के बीच की जो लकीर है उसे धुंधला कर दिया। आखिर क्या है इन नारों का सच, रिपोर्ट देखिए। जेएनयू की वो दीवारें, वही पुरानी नारे और फिर वही कन्हैया कुमार। राजनीति की बिसात पर मोहरे बदल गए, पार्टी बदल गई, यहाँ तक कि कन्हैया की आजादी का झंडा अब हाथ में साथ है, लेकिन तेवर वही पुराने। हाथ में डफली और सामने जाति विरोधी नारों की बुलंद आवाज। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जेएनयू का है, जिसमें यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में वो डफली बजा रहे हैं और बाकी छात्र जोर जोर से नारा लगा रहे हैं। इसी दौरान ब्राह्मणवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी जैसे स्लोगन का भी प्रयोग किया गया है। जानकारी के मुताबिक जेएनयू में यूजीसी के नए गाइडलाइन के समर्थन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए और अपने पुराने अंदाज में नजर आए, लेकिन कन्हैया कुमार का ये अंदाज यूनिवर्सिटी के छात्रों को नागवार गुजरा। जाति विरोधी नारे से छात्रों में गुस्सा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल 2 दिन पहले यहाँ पे फॉर्मर जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट और कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार आते हैं और उसके बाद हाथों में डफली ले करके नारे लगाते हुए भी नजर आते हैं। नारे में वो कह रहे होते हैं, नारों में सुनाई देते हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनोवाद से आज़ादी, इस्लामोफोबिया से आज़ादी, जिसके बाद एक राजनीतिक सरगर्मी जो है वो भी कैंपस में बढ़ चुकी है। लेफ्ट के चारों पदाधिकारी थे और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका रेस्ट्रिक्शन हुआ है, जिसका विरोध करने के लिए लेफ्ट वालों ने अपने पुराने पदाधिकारियों को, मतलब इनके पूर्व में जो रहे अध्यक्ष, उनको बुलाया था और एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे कोई कार्रवाई नहीं करता और वो बार बार फ्रीक्वेंटली एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं और बार बार देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाने का काम कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में कन्हैया कुमार विवादित नारों से सुर ताल मिला रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए, ये मुद्दों की राजनीति या फिर मोदी विरोध? बीजेपी अब कन्हैया और कांग्रेस को निशाने पर ले रही। कन्हैया कुमार वापस से जेएनयू जाते हैं और जेएनयू जाकर फिर वह आज़ादी वाले नारे लगवाते हैं। अब ये भी पता नहीं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिए जाए, उन्होंने लेफ्ट पार्टी ज्वाइन कर ली है, परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन चिंता करेगा। इस प्रकार की नारेबाजी कैंपस के अंदर अच्छी नहीं, जो समाज में वैमनस्य फैलाए, समाज में बंटवारा करे, इस प्रकार की नारेबाजी कैंपस में नहीं होनी चाहिए। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, भाई कांग्रेस खामोश। समाज को बांटने वाले नारे का कथित समर्थन कर कन्हैया फिर से विवादों में। कन्हैया रोजगार, महंगाई और शिक्षा पर बात तो करते हैं, लेकिन उनकी पहचान आज भी नारेबाजी और विवादों से जुड़ा है। कन्हैया का वीडियो सामने आने के बाद जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं कैंपस में बवाल भी शुरू हो गया। जेएनयू कैंपस के चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी के शीशे टूटे मिले। वामपंथी दल पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। ऐसे उपद्रवी छात्रों पर कार्रवाई की मांग भी तेज होने लगी। कन्हैया फिर से विवादों के घेरे में।
जो जेएनयू में नारे तो लगवा लेते हैं, लेकिन जब बात बूथ पर वोट गिनने की आती है तो ये कांग्रेसी हवा हो जाते हैं। कांग्रेस जिस युवा तर्क के दम पर बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने निकलती थी, वो खुद विवादों की जंजीर में जकड़ा हुआ है। जेएनयू की नारेबाजी से हेडलाइंस तो मिल जाती, लेकिन क्या देश आम नागरिकों को ये आजादी का शोर समझ आता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस सुल्तान की जिसके नाम की माला जपते जपते कांग्रेस महाराष्ट्र की वीर भूमि का अपमान कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर जहां मुगलों के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया गया, वहां आज कांग्रेस एक ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन कर रही है जिसने मंदिरों को तोड़ा, तलवार के दम पर धर्मांतरण कराया। आखिर क्या मजबूरी है कि सावरकर के नाम से कांग्रेस को एलर्जी होती है और टीपू सुल्तान के नाम पर उसे एनर्जी मिलती है? रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में शर्मनाक अध्याय का आगाज हो गया। जिस धरती ने मुगल शासक औरंगजेब के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया, आज उसी धरती पर कांग्रेस एक ऐसे शख्स को आरती उतार रही है जिसे इतिहास मंदिरों का विध्वंसक मानता है। बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल मालेगांव महानगर पालिका के मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ विवाद अब पुणे तक पहुंच गया। पुणे के कांग्रेस भवन के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और इस हाथापाई में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। आपको बताएं कि मालेगांव में इस्लाम पार्टी की शेख नसरीन खालिद मेयर चुनी गई। उप महापौर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई तो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम नेताओं ने इससे लेकर मालेगांव की मेयर को चिताया। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना कर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधीही कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। सपकाल के इस बयान ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया। सपकाल का बयान बीजेपी को इतना नागवार गुजरा कि उसने सपकाल की जीभ काटने वाले को 10 लाख के इनाम की घोषणा कर दी। त्याच्या बापाच्या पुढे टिपू सुलतान हे नाव घ्यावे अशा या नराधामाची जीभ कापणारास अहिल्यानगर भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रुपए देईल। वहीं सीएम फडणवीस ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सपकाल को चेतावनी देते नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई सड़क से अब थाने तक जा पहुंची। पुणे में बीजेपी नेता धीरज खाटे ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सपकाल के बयान भड़काऊ हैं और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस का हाथ अब सिर्फ हिंदू विरोधियों के साथ है? साफ है, बीजेपी ने कांग्रेस को उस पिच पर खींच लिया है जहां हिंदुत्व की लहर है। टीपू सुल्तान के बहाने कांग्रेस को घेर कर बीजेपी ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में शिवाजी और सावरकर की ही विचारधारा चलेगी।
किसी मुगल शासक या मुस्लिम सुल्तान की नहीं। बीजेपी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेर रही है। देखना यह है कि टीपू की ढाल लेकर कांग्रेस खुद को बीजेपी के तीखे बाणों से कैसे बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर लखनऊ में मिशन 27 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा सियासी कदम उठाया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान साफ संकेत दिया कि 2027 की लड़ाई को लेकर सपा अभी से पूरी ताकत झोंक रही है। और इस दौरान अलग अलग दलों से आए कई नेताओं ने सपा का दामन थामा, जिसे पार्टी पीडीए को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, और आज समाजवादी कुनबे की यह तस्वीर इसकी गवाही भी दे रही है। जो नेता बरसों तक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते थे, आज वो लाल टोपी पहनकर एक सुर में बोल रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर दिग्गजों का हुजूम, क्या ये महज ज्वाइनिंग है या मायावती के भेद किले में सेंध मारी, जिसने यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मचा दी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए। अनीस अहमद खान, फूल बाबू, बसपा के पूर्व विधायक, मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव, सपा में शामिल हो गए। राजकुमार पाल, अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ओबीसी समीकरण साधने में मददगार, सपा में शामिल हो गए। यूपी की सियासत के ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने आज अपने पुराने दलों का साथ छोड़ दिया, साइकिल पर सवार होने का फैसला किया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। रविवार लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व विधायक अनीस अहमद और अपना दल के पूर्व नेता राजकुमार पाल ने साइकिल की सवारी कर ली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो 15,718 कार्यकर्ताओं के साथ सपा में शामिल हो गए। बसपा के बड़े चेहरों का सपा में शामिल होना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2027 के लिए बिछाई गई वो बिसात है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया। बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी और पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने की ये सपा की सबसे बड़ी चाल मानी जा रही है। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेल जोल बढ़ेगा। अमन चैन की तरक्की की बुनियाद हम सब लोग पीडीए के लोग मानते हैं। सामाजिक एकता ही पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने पीडीए दिया है। सपा की मजबूती से अखिलेश गदगद हैं। उन्होंने बाहें खोलकर नए नेताओं का सपा में स्वागत किया, वहीं इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं, तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कद्दावर नेताओं का पाला बदलना बड़े समीकरण के बनने का संकेत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो बसपा और अन्य छोटे दलों के वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ना होगा। आज की ज्वाइनिंग भी इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर भाजपा और बसपा साइकिल की रफ्तार को कैसे रोकते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना मुस्लिम दलित गठजोड़ को नई धार दे सकता है। एक तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही हैं, दूसरी तरफ उनके पुराने सिपहसालार एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। सवाल है, क्या 2027 में बसपा अपनी जमीन बचा पाएगी और सपा को इन नए सिपहसालारों का कितना फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश की सियासत की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का जो रण है दूर जरूर लिखता है, लेकिन जुबानी जंग अभी से ही चरम पर है। एक तरफ दल बदल का दौर जारी है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है। बहुजन समाज पार्टी से नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और सपा मुखिया अखिलेश सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं।
ये रिपोर्ट भी देखिए। बबुआ 12 बजे सो के उठता था, प्रदेश की जनता पिसती थी। जैनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं, और दोनों की हवा खराब है। 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी में टूट का सिलसिला जारी है और कई नेता सपा का रुख कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे 2027 की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। सपा जहां अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है, वहीं बसपा के लिए ये चुनौती बनती दिख रही है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। कभी कानून व्यवस्था पर सवाल तो कभी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमला। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों से भटक रही है। उन्होंने कहा कि होली से पहले ये पीडीए होली मिलन हो रहा है, मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी को जमकर घेरते हुए कहा कि सीएम मतलब करप्ट माउथ भी होता है। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए। एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है। कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं, तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं। हालांकि अखिलेश यादव कुछ भी बयानबाजी करें, सूबे के मुखिया ने पहले ही बता दिया है, 12 बजे सोकर उठने वाले को कहां फुर्सत होती है गरीबों के बारे में सोच सके। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। 2027 का चुनाव भले दूर हो, लेकिन सियासी बयानबाजी की तलवारें खिंच चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या दल बदल का यह सिलसिला चुनावी गणित बदलेगा? क्या चुनावी जंग जमीन पर असर डालेगी या फिर जनता विकास और मुद्दों के आधार पर फैसला करेगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है और 2027 की लड़ाई की पटकथा अभी से लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा में कांवड़ियों पर पत्थर फेंके गए और इसके बाद जो बवाल हुआ वो सबने देखा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का जत्था लौट रहा था और इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहासुनी हो गई। पूरी खबर क्या है देखिए। खराब करने का प्लान किसने बनाया? क्या अमरोहा में महाशिवरात्रि पर दंगा भड़काने का प्लान था? ये यूपी के अमरोहा की तस्वीर है, जहां शिवरात्रि से पहले दंगा ब्रिगेड काम पर लग चुकी थी। माहौल बिगाड़ने का पूरा प्लान रेडी था। इमरान, मुकीम, यूनुस अली और मोहम्मद जाहिद सहित 25 मुस्लिम लड़कों ने पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए, तोड़फोड़ भी मचाई। अमरोहा में कांवड़ियों के जत्थे पर पथराव हो गया। कांवड़ियों का गुट महाशिवरात्रि पर भक्ति में डूबा था, तभी अचानक से उन पर पत्थर चलने लगे। कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटा था। रात 9 बजे मोहल्ले में भंडारे का आयोजन कर रहे थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे। 10 बजे मुस्लिम मोहल्ले से कुछ लोग आए और बहस शुरू कर दी। मुस्लिम लड़कों ने गाली गलौज करना शुरू किया। इमरान, मुकीम, यूनुस अली और मोहम्मद जाहिद ने पत्थरबाजी शुरू की। बड़े बड़े पत्थर उठाकर 25 मुस्लिम लड़के कांवड़ियों पर पत्थर फेंकने लगे। कुछ लोग आए थे और पथराव शुरू कर दिया था इधर से ही। पुलिस प्रशासन भी था उस वक्त, तो उनके सामने करा, उन्होंने डपटी तक की भी नहीं मारी थी उन लोगों को। तो
उनके भी चोट आई है, कोई शासन वालों की भी एक हाथ की चोट आई हुई है, कांस्टेबल को भी चोट आई है उनको, तो उन्होंने डपटा तक का भी नहीं, उन्हें हमारे सामने की बात है, डपटा तक का नहीं उन्हें बिल्कुल भी। एक और वीडियो देखिए। उपद्रवी पुलिस के आने पर भी नहीं माने। पुलिस सामने थी लेकिन पत्थर फिर भी चल रहे थे। इस पत्थरबाजी में 5 लोग घायल हो गए। एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। पत्थरबाजी से अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजों के सामने जो भी आ रहा था उस पर पत्थर चल रहे थे। पत्थरबाजी में एक बुजुर्ग महिला भी घायल हो गई। अब पुलिस उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। 5 नामजद और 25 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पत्थरबाजी की वीडियो से उपद्रवी की पहचान हो रही है। थाना अमरोहा नगर मोहल्ला छेवड़ा में एक भंडारा लगा हुआ था, जिसमें शिकायत की गई कि दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट की गई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि भंडारे के पास एक व्यक्ति पत्रकार द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, जिसको लेकर झगड़ा उत्पन्न हुआ। उक्त प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया व 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था सामान्य है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। योगी की पुलिस अपराधियों को शिद्दत से तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि जिसने भी महाशिवरात्रि पर अमरोहा में हिंसा का प्लान बनाया, उनको ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए पाकिस्तान की जरा बात करते हैं। पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। सड़कों पर बवाल है, सत्ता पर सवाल है और सेना पर सीधा हमला है। एक तरफ इमरान समर्थकों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों का खुला चुनौती पत्र सामने। क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है? यह रिपोर्ट भी देखिए। क्या पाकिस्तान के वजूद पर बनाई है? बलूचिस्तान से आई इन तस्वीरों ने जनरल आसिम मुनीर और शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए हैं। जो पाक सेना कल तक अपनी ताकत की शेखी बघारती थी, आज उसी के सैनिक जान की भीख मांगते दिख रहे हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है। बीएलए ने पाक फौजियों को बंधक बनाया है। फौजियों से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों के वीडियोस बनाए गए हैं जिसमें वो मुनीर से बचाने की मिन्नतें कर रहे हैं। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूं कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमारे हक। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुनीर शहबाज की जमकर किरकिरी हो रही है। पाकिस्तानी सैनिकों के सामने बलूच लड़ाके बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। 31 जनवरी से बीएलए का ऑपरेशन शुरू हुआ है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में कई पाक सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जाने का दावा है। इस ऑपरेशन के तहत बलोच ने 12 शहरों पर हमला बोला है। पाक सैनिकों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अभेद्य किले को अब बलूच लड़ाके ध्वस्त करने में लगे हैं, जो पूरे इस्लामाबाद की नींव उड़ा रहा है। अब तक जो बलूच विद्रोही केवल जमीन पर गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, अब उन्होंने आसमान में भी अपनी नई फौज उतार दी है। कहर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के लिए मौत का नया पैगाम है। ड्रोन की गूंज और रिमोट के एक बटन से ग्वादर पोर्ट को दहलाने वाली ये तकनीक बता रही है कि अब जंग पारंपरिक नहीं बल्कि डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस बलोचों के कहर से बच पाएगा या फिर अपनी नाकामी का शोक मनाता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुनीर की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। मुनीर ने इस बात को माना है कि किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात कि शहबाज शरीफ बार बार इस चीज को मान रहे थे। संसद में हाल आपने देखा कि पाकिस्तान की संसद में जो रक्षा मंत्री है कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल हो गया, और पूरी दुनिया इस चीज को समझ चुकी है कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की जो हालत है वो टॉयलेट पेपर से कम नहीं है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जरा देखिए पाकिस्तान के प्रति दुनिया का नजरिया क्या है। दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली पाकिस्तान की बेइज्जती।
तस्वीरें जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की हैं। पाकिस्तान के सो कॉल्ड शक्तिशाली आर्मी चीफ वहां पहुंचे तो थे अपना दबदबा दिखाने, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसकी उम्मीद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं की होगी। प्रोटोकॉल और वीआईपी ट्रीटमेंट तो भूल जाइए, सुरक्षा कर्मियों ने मुनीर को बीच रास्ते में ही रोक दिया। उन्हें आम आदमी की तरह लाइन में खड़ा रखा गया और उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा गया। जिस पाकिस्तान में मुनीर की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उन्हें म्यूनिख में अपनी पहचान साबित करनी पड़ी। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर थू-थू शुरू हो गई। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। कब कब शर्मिंदा हुआ पाकिस्तान। यूएस ने जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा भारत का दिखाया। ख्वाजा आसिम ने नकली पिज्जा स्टोर का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुतिन ने शहबाज को इग्नोर कर दिया। पाकिस्तानी हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया में सड़क पर भटकना। 12 देशों से 131 पाकिस्तानी नागरिकों की डिपोर्टेशन। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की लगातार फजीहत होती है। खेल और आर्थिक मोर्चे पर कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और अब पाकिस्तान के नाम इंटरनेशनल इंसर्ट का एक और टैग जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर मुनीर से आईडी मांगे जाने का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक शर्मिंदगी बता रहे हैं। यूजर्स ने लिखा है कि दुनिया में मुनीर को कोई नहीं जानता और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी भारी बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया में उन्हें कोई नहीं पहचानता। वहीं जर्मनी के एक संगठन ने मुनीर को बुलाने का विरोध किया। सिंधी राजनीतिक संगठन सम्मेलन स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की कार्यक्रम में भागीदारी का विरोध जताया। जेएसएमएम के अध्यक्ष शफी बुरफत ने कहा कि मुनीर को बुलाना बड़ा झटका है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को निमंत्रण देने पर दुख पहुंचा है। पाकिस्तान का नाम आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मंच साझा नहीं किया जा सकता। तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की असली जगह क्या है। जब देश की आर्थिक हालत पतली हो और साख जीरो, तो वर्दी का रौब सरहद पार नहीं चलता। इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया। म्यूनिख में मुनीर की मौजूदगी चर्चा का विषय नहीं बल्कि शर्मिंदगी का सबब बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी कि अब जो लड़ाई है वो आर पार की है। पीटीआई जानती है कि अगर इमरान को इलाज ना मिला तो उसका कप्तान अंधा हो जाएगा और बगैर इमरान के पीटीआई का अस्तित्व ही खतरे में है। और इसीलिए पीटीआई ने इस बार पूरी ताकत से झंडा बुलंद कर दिया है, जिससे मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैसा पाकिस्तान का हाल, ये रिपोर्ट। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि फैमिलीज को, बच्चों को लेके निकलें, रोड पे हैं। लेकिन अब अगर हम घरों पे बैठ गए तो हमें शायद कभी माफी, हम खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर सकते। आतंकिस्तान की उधारी वाली खटारा फरारी की सीटों पर बैठे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को जमकर झटके लग रहे हैं। एक तरफ बीएलए ने फौज का जीना हराम कर दिया है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान की आंख फोड़ने वाले मुनीर के पर कतरने के लिए पीटीआई के कार्यकर्ता फुल जोश से आगे बढ़ रहे हैं। कराची हो या रावलपिंडी, हर जगह गदर मच चुका है। इमरान की आंख के पीछे पड़े मुल्ला मुनीर ने इमरान की एक आंख की रोशनी लगभग छीन ली है। इमरान की एक आंख की रोशनी करीब 85% तक जा चुकी है। दाईं आंख से इमरान की विजिबिलिटी सिर्फ 15% बची है। पीटीआई का आरोप है कि यह सब मुनीर का प्लान था और मुनीर ने पिछले 5 महीने के अंदर साजिश के तहत इमरान को अंधा करने का प्लान बनाया। We are told that 85% of his vision has been lost. Is this an irretrievable situation? We don't know. Until and unless he's taken to proper doctors, unless they're allowed to treat him round the clock in a proper hospital, chances of him recovering his vision become smaller by the hour. So this is a matter of extreme emergency. He has to be moved to a hospital. We call upon the international community to raise its voice. हालांकि इसी प्रेशर के चलते इमरान को अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। उनकी आंख का इलाज भी शुरू करवा दिया गया। इमरान की बहनों का दावा है कि इमरान ने अपने बेटों से करीब 20 मिनट तक बात की,
लेकिन शहबाज सरकार पर भरोसा करने के लिए अभी भी पीटीआई राजी नहीं है। पीटीआई की मांग है कि इमरान का इलाज उनके निजी डॉक्टर से कराया जाए, क्योंकि उन्हें ये शक है कि इस इलाज की आड़ में इमरान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, पाकिस्तान के बाद सीधे भारत की बात। रमजान और होली से पहले एक बार फिर सड़क पर नमाज का मुद्दा गर्मा गया, लेकिन इस बार जो बहस है वो कानूनी नहीं बल्कि तुलनात्मक है। विवादित बयानों के लिए मशहूर मौलाना जर्जिस अंसारी ने सरकार से तीखा सवाल पूछा। मौलाना का कहना है कि अगर सड़कों पर लंगर लग सकते हैं, भंडारे हो सकते हैं, तो फिर नमाज पर पाबंदी क्यों? जरा देखिएगा रिपोर्ट। मौलाना ने उगली आग। तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। फिर आया सियासी भूचा। जो कांवड़ यात्रा की जाती है वो यात्रा के तौर पे की जाती है। अगर आपको मौलाना साहब सड़क पर नमाज, खुले में नमाज अदा करने का इतना ही शौक है तो आप अपने मस्जिदों के अंदर से छत हटा लीजिए। जब देश होली के गुलाल में सराबोर होने की तैयारी कर रहा है और रमजान की इबादत का वक्त करीब है, तब मौलाना जर्जिस ने एक नया मजहबी विवाद खड़ा कर दिया। मौलाना का तर्क है कि अगर हिंदू त्योहारों पर सड़क पर लंगर और भंडारे लग सकते हैं, तो मुसलमानों को सड़क पर नमाज से क्यों रोका जा रहा है? अगर आप ये कहो ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला? सुना आपने मौलाना जर्जिस के जहरीले बोल। ये वही मौलाना है जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, बल्कि मुसलमानों को यूपी छोड़कर बंगाल में शिफ्ट होने की सलाह दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। अब उन्होंने एक बार फिर से त्योहारों को बंटवारे का सियासी अड्डा बना दिया। एक तरफ रंगों का त्योहार होली आने वाली है, दूसरी तरफ रमजान का पाक महीना। लेकिन मौलाना जर्जिस अंसारी को इबादत से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं। मौलाना को शायद पता नहीं है, यूपी में बाबा का बुलडोजर और कानून का डंडा बराबर चलता है, चाहे लंगर हो या नमाज। अगर सड़क जाम हुई तो कार्रवाई तय है। मौलाना का भंडारा वाला लॉजिक दरअसल कानून को चुनौती देने की एक नाकाम कोशिश है, और यही कारण है कि मौलाना अब बीजेपी के निशाने पर आ गए। देखिए, मौलाना जर्जिस को मौलाना कहना मुझे लगता है कि ये इस्लाम की तौहीन है। ये वही जर्जिस है जिनके ऊपर बनारस में बलात्कार का आरोप है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बलात्कारी के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। ये कानून और व्यवस्था को धता बताने वाले जर्जिस हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये मौलाना होने के भी अधिकारी हैं। बीजेपी के साथ साथ संत समाज ने मौलाना जर्जिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलाना जर्जिस कह रहे हैं कि सरकार उनको रोडों पर नमाज। चलिए, मध्य प्रदेश की बात। स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार है या संवेदनहीन है, इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें मौत की आग में धकेला जा रहा है, और आपको इस लापरवाही से जुड़ी हुई एक एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिएगा क्या रिपोर्ट कहती है। क्या किसी इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2 मिनट है? धार जिले के गंधवानी क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो आधुनिक स्वास्थ्य तंत्र के दावों की धज्जियां उड़ा रही हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 175 महिलाएं और महज कुछ घंटे। सरकारी टारगेट पूरा करने के लिए डॉक्टर ने ऐसी अंधी दौड़ लगाई कि महिलाओं की जिंदगी की परवाह भूल गया। परिवार नियोजन के नाम पर यहाँ जो हुआ, उसे लापरवाही कहना छोटा शब्द होगा। ये महिलाओं के साथ क्रूरता है, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ है। इस स्वास्थ्य केंद्र में 175 आदिवासी महिलाओं की नसबंदी की गई। एक महिला के ऑपरेशन में औसतन सिर्फ 2 मिनट का वक्त लिया गया। प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर निजी डॉक्टर के भरोसे इन महिलाओं की जान जोखिम में डाल दी गई। ऑपरेशन के बाद अस्पताल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं है। महिलाओं को जमीन पर लेटाया गया।
गर्मी में महिलाएं फर्श पर तड़पती रहीं। शिविर में न पीने के पानी की सुविधा थी, न उठने बैठने की कोई भी व्यवस्था थी। ऑपरेशन के बाद महिलाओं की ऐसी स्थिति उनकी जान के लिए बड़ा संकट बन सकती थी। गंदगी और लोगों के बीच इस तरह लेटने से उन्हें संक्रमण का भी खतरा हो सकता था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं। उन्हें अपने सरकारी आंकड़े भरने हैं। ऑपरेशन के बाद जहां बेड और आराम की जरूरत थी, वहां इन महिलाओं को तपती धूप में खुले आसमान के नीचे जमीन पर लेटा दिया गया। दर्द से कराहती महिलाएं ये मंजर देखकर रूह कांप जाए, लेकिन जिम्मेदार मौन रहे। परिजन अपने ही कपड़ों से हवा कर अपनों का दर्द बांटने की कोशिश करते नजर आए। चल ही रहा सर, आए जब से चल ही रहा, पर धीरे धीरे वो तो बहुत सारे बाई होने हैं तो टाइम तो लग ही रहा अभी। तो नहीं मिल रही है तो सुविधा पूरी नहीं मिल रही। ये तो हमारा चलता रहता सर, हमेशा लाते हैं, कभी भी कैंप पर रहते तो हितग्राही बोले तो लाते रहते। मामला गरमाया तो धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक नोटिस उन महिलाओं के जख्मों को भर पाएगा? ये वही क्षेत्र है जहां से चुनाव के वक्त आदिवासियों की आवाज बुलंद की जाती है, लेकिन सिस्टम की जड़ें इतनी खोखली हो चुकी हैं कि सड़क से संसद तक की आवाज भी शायद इस बदहाली को नहीं बदल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, इमरान के सपोर्टर्स का विरोध प्रदर्शन। क्वेटा से खबर, जहां पर चमन हाईवे पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग रख दी है इमरान का ट्रीटमेंट हो इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और उन्हें शिफ्ट करने की बात की जा रही है। यानी कि इमरान खान के जो समर्थक है उन्हें भरोसा नहीं है जो जेल प्रशासन है या फिर सरकार जिस तरीके से इमरान खान को लेकर संजीदा नहीं है, तो ये हाईवे को ट्रैफिक जाम वहां पर स्थिति हो गई क्योंकि लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, आगजनी शुरू कर दी। ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ है जिनकी मांग है कि इमरान का ट्रीटमेंट हो। और इधर भारतीय सेना ने भैरव बटालियन की स्किल्स दिखाते हुए एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में भैरव बटालियन जबरदस्त तरीके से स्किल दिखा रहे हैं। यह वीडियो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने इस बटालियन पर बने इस वीडियो को अपनी आवाज दी है। कोई संकेत न कोई काया, धरती हो शिला हो या गहन खाई, मौन में है लिपटी मेरी परछाई। मैं काल नहीं, काल का विधान, भैरव नाम नहीं पहचान, शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण। भैरव नाम नहीं परिणाम। शून्य के बाद जो शेष रहे वही मेरी गति, वही मेरे चरण। साहस मेरा कवच बने, प्रहार मेरा वरुण। घात हो प्रतिघात हो या युद्ध का अंतिम संग्राम, मेरी तैयारी प्रचंड रहे। हर क्षण, हर याम, हर काम भैरव नाम नहीं पहचान। भैरव नाम नहीं परिणाम। नेत्रों में प्रलय का वेग, हृदय में भारत का मान। दिखता नहीं, रुकता नहीं,
अंत बनो यही पहचान। कभी भूचाल कभी प्रवाह, कभी अग्नि कभी विकराल, सर्प सा बोध वन सी चेतना, हसी सी धार सूर्य सा तेज। जहां रुके विकल्प सभी वहीं से बढ़े मेरा वेग। मैं देह नहीं निर्णय, मैं भय नहीं परिणाम हूं। मैं चेतावनी नहीं देता, मैं अंत का आरंभ हूं। मैं अंत का आरंभ हूं। अंधकार मेरा वेश नहीं, अंधकार ही मेरा अभिमान। भैरव नाम नहीं, परिणाम, परिणाम। तो भैरव बटालियन और उससे जुड़ी हुई जो एक वीडियो है उसे आप देख पा रहे थे। इधर मथुरा में शिव भक्तों पर पत्थरबाजी हुई और महाशिवरात्रि का दिन था। मंदिर गए थे शिव भक्त और पत्थरबाजी हो जाती है। मस्जिद के सामने श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की एक घटना होती है। हालांकि अब इसकी जांच चल रही है और कोशिश की जा रही है ताकि उन सभी पत्थरबाजों को पकड़ा जा सके। आखिर मस्जिद के सामने पत्थरबाजी क्यों की गई, मथुरा में शिव भक्तों पर पत्थर किसने चलाए, इसके पीछे क्या मंशा थी? क्योंकि यह महाशिवरात्रि का महान दिन था और शिव भक्त मंदिर की तरफ जा रहे थे और तभी पत्थरबाजी होती है। और ये जो सड़क आपको दिख रही है, यहीं पर पत्थरबाजी की घटना हुई। कई शिव भक्त चोटिल हुए, उन्हें चोटें आई हैं, लेकिन पत्थरबाजी के पीछे ऑर्डर किसका था, अब इस बात का पता लगाया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि आखिर अभी भी जो शांति है उसमें कौन खलल डालना चाहता है। और खबर है शाहजहांपुर से, जहां फिल्मी स्टाइल में मर्डर हुआ। फिल्मी स्टाइल में चाचा को कार से घेर कर रोका, फिर लोहे की रॉड से पीटने के बाद गोलियों से भूना। ये शाहजहांपुर की एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मर्डर हुआ है। और फिल्मी स्टाइल में इसलिए क्योंकि पहले कई गाड़ियों ने रोका शाहजहांपुर में और उसके बाद गोलियों से भूना। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। खबरें अभी जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।